अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। निबोश का जो क्लोजिंग इंटरव्यू है उसके बारे में मैं आपको एक मेजर चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है? इसके अलावा एक और नेगेटिव मैसेज रिसीव हुआ है, जिन स्टूडेंट्स का दिसंबर में पेपर हुआ था। जो स्टूडेंट्स अपना इंटरव्यू अच्छा क्लियर नहीं कर रहे, उनको निबोश की तरफ से विदिन डेढ़ माह या तकरीबन 2 मंथ्स तक या शायद इसके 1 महीने के अंदर-अंदर उनको एक निबोश की तरफ से एक नेगेटिव ईमेल रिसीव होता है, जिसमें निबोश ने क्लियरली बताया होता है कि आपका क्लोजिंग इंटरव्यू जो है उसमें उससे हम सैटिस्फाई नहीं हैं, ठीक है? हमें लगता है कि आपने कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आपका क्लोजिंग इंटरव्यू अच्छा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना क्लोजिंग इंटरव्यू जो है पहले सिनेरियो को समझें, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन जो हैं उनकी तरफ आया करें। मैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स या जो शॉर्ट हाइलाइट्स पॉइंट मैं कर दूँगा जिसकी वजह से जिसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका क्लोजिंग इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करूँगा सिनेरियो को, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है? तो मैं कुछ ये मेरे जो सामने पेपर है, मैं समझ लें कि सबसे अच्छा तरीन जो पेपर है इस दफ़ा, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है? इसमें देख लें आप, देख सकते हैं, ठीक है? कितना अच्छा अटेम्प्ट किया गया है। ऊपर प्रॉपर एक जो है वो हेडिंग दी गई है, ठीक है? प्रॉपर बुलेट्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये पेपर आप देख सकते हैं कितना मतलब कि बेस्ट पेपर है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए नेक्स्ट पेपर आ रहा है तकरीबन जो है 8 मार्च को, तो काइंडली जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी सीट्स रहती हैं वो अपनी कंफर्म कर सकते हैं। फ़िलहाल हम 8 फरवरी को जो पेपर हुआ है उसके बारे में, सिनेरियो के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो इस दफ़ा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी को लिटिल बिट फॉलो कर रही है। ऑडिट का सिस्टम वहाँ पे चल रहा है। ऑडिट किसको कहते हैं? ऑडिट उस चीज़ को कहते हैं जब आप किसी कंपनी में अनसेफ बिहेवियर्स हैं, ठीक है? उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं और उनके कंट्रोल मेजर्स आप प्रोवाइड करते हैं। इससे मतलब ऑडिट ऑडिट का ये फ़ायदा होता है, बिहेवियरल बीएसए बिहेवियर सेफ्टी ऑडिट, इसका ये फ़ायदा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह के भी कोई रिस्क्स हैं, हैज़र्ड्स हैं, उनको आप जल्दी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, उन पे काबू पा सकते हैं, उनके लिए कंट्रोल मेजर्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। ऑडिट का बेसिकली मकसद ये होता है कि इससे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कंपनी में मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। यहाँ पे मतलब ऑडिट का सिस्टम भी चल रहा है, ठीक है? वहाँ पे वॉलंटियर्स जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो बुलाए हुए हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी को चेक करने के लिए, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं, वो अनसेफ बिहेवियर चेक करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं वर्कर्स की, जो भी सेफ्टी के लिए अपने आप को एनरोल करते हैं, ठीक है? अब ये भी वहाँ पे हमें मोस्टली देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो है, जो सुपरवाइज़र्स हैं, ठीक है? उनको मतलब इतनी ख़ास दिलचस्पी नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, ये हमने पॉइंट वहाँ पे नोट किए हैं, ठीक है? और जो आप वहाँ पे एज़ अ हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र जाते हैं, तो आपके लिए वो थोड़ा-सा बजट रिलीज़ करते हैं, ठीक है? कि आप मज़ीद इम्प्रूवमेंट करें बीएसए में या ऑडिट सिस्टम में, ठीक है? तो जो है आप जो है वहाँ पे आके मज़ीद विज़िट करते हैं, तो आप नोट करते हैं काफ़ी हैज़र्ड्स हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह से मिलते हैं आप, ठीक है? और जो है आपको जो है वो नोट करते हैं कि वहाँ पे जो आप कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है? परमिट के हवाले से, ठीक है? और इसके हवाले से वो कंट्रा जो है आपको जो सुपरवाइज़र है वो ये भी चीज़ बताता है। यहाँ पे हमने ये भी नोट किया इस ऑर्गेनाइज़ेशन में कि जो सुपरवाइज़र्स हैं वो मतलब अपने आप को बहुत बिज़ी रखते हैं। उनको प्रॉपर टाइम नहीं वो दे रहे हेल्थ एंड सेफ्टी को, या मतलब कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसका हाथ ज़ख्मी हो गया था जब वो मेंटेनेंस करने गया है। वो मेंटेनेंस वर्कर जो है कॉन्ट्रैक्टर जो था, वो नेशनल मेंटेनेंस ऑर्गेनाइज़ेशन से उस बिलॉन्ग करता है, मतलब कि अच्छी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जिससे वो बिलॉन्ग करता है और उसका एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ में, ठीक है? लेकिन ये है कि वहाँ पे इस ऑर्गेनाइज़ेशन में उस कॉन्ट्रैक्टर ने भी कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी, जो आईएलओ या एचएससी रूल्स या कोड ऑफ प्रैक्टिसेस के खिलाफ है, ठीक है? तो उसने प्रॉपर सुपरविज़न जो है, जब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह वो बताता है सुपरवाइज़र यहाँ पे कि उनके पास इतना टाइम नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी को देने के लिए, ठीक है? वो कॉन्ट्रैक्टर को बताता है कि यहाँ पे ना तकरीबन 2 हफ्ते पहले यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, ठीक है? उस एक्सीडेंट में कंट्रैक्टर का हाथ ये जो है थोड़ा-सा उसको इंजरीज़ आ जाती हैं, मेजर इंजरीज़ आ जाती हैं। हम देखते हैं कि जब इंजरीज़ आ जाती हैं तो वो एम्बुलेंस वगैरह वो हॉस्पिटल को उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ पे कोई फर्स्ट एडर मौजूद नहीं था जो वहाँ पे उसको मरहम पट्टी करे या फिर फर्स्ट एड वगैरह दे। वहाँ पे कोई इस तरह का इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं था, प्रॉपर सुपरविज़न नहीं थी। कंट्रैक्टर वहाँ पे जाता है मेंटेनेंस का काम करने, परमिट टू वर्क वहाँ पे इश्यू था, जिसकी वो निगरानी में गया था। लेकिन परमिट जो वर्क सिस्टम है उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया, उसको हैंडल नहीं किया गया, उसकी प्रॉपर सुपरविज़न नहीं दी गई। जो परमिट टू वर्क सिस्टम था, उसको सही मतलब सेटअप नहीं किया गया। वैसे इश्यू तो किया गया था, मतलब कि एक कॉपी उसकी हेड ऑफ़िस में थी, एक कंट्रैक्टर के पास थी और एक जो है वो जॉब लोकेशन पे जो है वो डिस्प्ले की गई थी। लेकिन उसको प्रॉपर फ़ॉलो नहीं किया जा रहा था। फ़ॉलो किसकी ज़िम्मेदारी होती है? वहाँ पे जो सुपरवाइज़र है वो अब जब ऐसा मेंटेनेंस का काम हो रहा हो, ठीक है? तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है?
तो वहाँ पे वो परमिट इशूअर था। अब यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो वहाँ पे परमिट इशूअर काम कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन में, उसको डेली 75 परमिट जो है वो इशू करने पड़ते थे, जो कि एक बहुत ही ह्यूज नंबर है। मतलब कि एक दिन में 75 आप परमिट इशू करते हैं, तो मतलब वो काफ़ी बर्डन था उसके ऊपर, वो काफ़ी थका हुआ था, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक काफ़ी स्ट्रेसफुल जो है वो बिहेवियर था वहाँ पे। कोई प्रॉपर सुपरविजन नहीं थी, मैनेजमेंट की जो आपस में कमिटमेंट थी या जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे वो खास बेहतर नहीं थे, ठीक है। मतलब कि उनका आपस में बोल-चाल या कम्युनिकेशन इतनी उस तरह से नहीं थी जिस तरह एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन या रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे मैनेजमेंट की होती है। मतलब वहाँ पे एक बर्डन सिस्टम सा मौजूद था, ठीक है। प्रॉपर वहाँ पे लोटो सिस्टम मौजूद था, ठीक है। मतलब वहाँ पे टैग आउट वगैरह जो सिस्टम था मेंटेनेंस का, जो वहाँ पे मेंटेनेंस मशीन जो थी, उस पे लोटो का सारा सिस्टम मौजूद था। मतलब टैग आउट, लॉक आउट वहाँ पे सिस्टम मौजूद था। लेकिन फिर भी उस तरह से मेंटेन नहीं किया गया अगर जिस तरह करना चाहिए। जो भी सिस्टम होता है, जो भी काम हो, आपने बेशक वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स दिए हों, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो प्रॉपर एक ऐसा बंदा ऑथराइज़ करे जो वहाँ पे प्रॉपर सुपरविज़न करे। लेकिन यहाँ पे सुपरवाइज़र है, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी है, वो प्रॉपर सेफ्टी को टाइम नहीं दे रहा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जब जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कहा कि मैं मेंटेनेंस का काम करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी गाइडलाइंस प्रोवाइड करें। सुपरवाइज़र को थोड़ी-सी गाइडलाइंस देता है, ठीक है। तो अभी थोड़ी-सी द गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड ही कर रहा होता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सुपरवाइज़र जो है वो साइड पे हो जाता है, उसको किसी और वर्कर की बात सुननी पड़ती है, फिर वो उधर चला जाता है। मतलब कि कोई प्रॉपर मेथड ही नहीं है, कोई प्रॉपर लिसनिंग या कन्वर्सेशन का कोई प्रॉपर वे नहीं है कि चलो सारी बात आप सुन लें, ठीक है, उसके बाद आप दूसरे वर्कर की बात पे ध्यान दें, ठीक है। कोई स्टेप नहीं है लिया वहाँ पे सेफ्टी को लेके, ठीक है। तो मतलब जब इस तरह की अनसेफ बिहेवियर्स होंगे ना, मतलब कम्युनिकेशन इतना पुअर होगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे एक्सीडेंट्स होंगे, ठीक है, नियर मिसेस होंगी। फिर वो कंट्रैक्टर वहाँ पे जाता है, ठीक है, मशीन के साथ, ऊपर लिखा भी होता है कि यहाँ पे डेंजर है, ठीक है, उन्होंने एक सिस्टम लगाया भी है ऑलरेडी सुपरवाइज़र ने वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो कंट्रैक्टर की गलती है, उसको इतना नहीं पता कि फिर भी मैं देख लूँ, ठीक है। लेकिन वो उस जो है मशीन को यूज़ करता है, जैसे ही एंटर वगैरह होता है तो मशीन जो है ऑटोमेटिकली चल जाती है, ठीक है। उसके अंदर एक सिस्टम होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, एआई सिस्टम वगैरह होता है जिससे मशीन चल जाती है, और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और उसका जो हाथ है वो ज़ख्मी हो जाता है उसमें बाहर से निकलते हुए। अगर वो बीच में एंटर में ही रहता तो उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती थी, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको काफ़ी इंजरीज़ हुई, ठीक है। तो यहाँ से हमें बेसिकली पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो प्रॉपर इंस्पेक्शन सिस्टम नहीं था, मेंटेनेंस का सिस्टम पूरा नहीं था, लैक ऑफ सुपरविजन थी, कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी, ठीक है, बहुत ही वीक थी, ट्रेनिंग्स वगैरह वहाँ पे कोई नहीं थे, परमिट इशूअर जो है वहाँ पे मौजूद था, लेकिन इनफ नहीं था कि मतलब कि प्रॉपर देखा जा सके। पीपीज वगैरह सुपरवाइज़र को प्रोवाइड नहीं किए गए, सुपरवाइज़र जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में था। ये देख सकते हैं, मैंने पेपर आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको बारी-बारी सब समझाऊँगा, फिर आपको मैं शॉर्ट-शॉर्ट पॉइंट्स लिख कर भी दूँगा, काइंडली वो भी देख लीजिएगा। आप जब तक सिनेरियो को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, सिर्फ रट्टा लगाएँगे क्वेश्चन का, तो जब इंटरव्यू में अपने बॉस आपसे या आपका इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप फेल हो जाएँगे। ये मैं कन्फर्म कहता हूँ, बेशक आप आज़मा के देख सकते हैं। क्योंकि उस टाइम बड़े-बड़े जो हैं इंटरव्यू में जो है फेल हो जाते हैं। आप फ्रेश हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बोल-चाल का इतना पता नहीं है, काइंडली अपने आप को पूरे पहले बात समझा करें, उसके बाद जो है पॉइंट्स की तरफ जाया करें, या किसी का जो आपको ठीक है। तो इसके बाद वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं थी, वार्निंग साइंस नहीं थे, कोई डिस्प्ले चीज़ें नहीं थी, ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी वहाँ पे, ठीक है, लॉटो सिस्टम था लेकिन ये कि इनएडिक्वेट था, ठीक है, अवेलेबिलिटी वहाँ पे किसी तरह की नहीं थी, इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं थे वहाँ पे, ठीक है। तो हमें देखते हैं कि वहाँ पे जो है जो परमिट इशूअर है उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, 10 साल का उसका एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन वो पूछा गया, चेकलिस्ट का जो क्या फ़ायदा है, ठीक है। चेकलिस्ट का क्या फ़ायदा है? ये जो सेफ्टी की चेकलिस्ट होती हैं, ऑडिट चेकलिस्ट होती हैं, इनका क्या फ़ायदा है किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए? तो ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, मैं बताता हूँ कि सबसे पहला हमारा ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे सबसे हमारा पहला पॉइंट बन रहा है, हेल्प अस टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न टू यूज़ चेकलिस्ट इज़ टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग ऑडिट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो सेफ्टी की चेकलिस्ट होती हैं, ठीक है, ये करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज्ड करती हैं, प्रॉपर एक जो है वो स्टेटमेंट ऑफ मेथड काम करने का सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। मेक एम्प्लॉयज अकाउंटेबल, यहाँ पे टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इज ऑल अबाउट मेकिंग पीपल अकाउंटेबल। यहाँ पे ये हमें बताना चाह रहा है कि जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबल ये जो है वो बनाता है, ठीक है। इंक्रीज मोटिवेशन, यहाँ पे हमें ये देता है, चेकलिस्ट जो सेफ्टी की चेकलिस्ट होती हैं, ऑडिट चेकलिस्ट होती है, ये किसको क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं वर्कर्स को, वहाँ पे जो काम करने वाला अमला है वहाँ पे, ठीक है।
इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। सेफ्टी चेकलिस्ट जो होती हैं, ऑडिट चेकलिस्ट होती हैं, ये क्या करती हैं कि जितने भी अनसेफ बिहेवियर्स होते हैं, वहाँ पे अनसेफ कंडीशंस होती हैं, वो हाईलाइट करते हैं, जिससे कंपनी उस पे काबू पाती है, प्रॉपर जो है वो सिस्टम प्रोवाइड करती है ऐसे, जिससे दोबारा हैजर्ड्स अपीयर ना हो। जिससे क्या होता है कि वहाँ पे वो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती है, वर्कर्स का मोरल हाई होता है। इंक्रीज़ क्रिएटिविटी। चेकलिस्ट अलाउ द वन टू मास्टर द रिपीटेटिव टास्क। मतलब यहाँ से ये पता चलता है, जो चेकलिस्ट होती हैं ये किसी भी काम को मतलब कि क्रिएटिविटी, मतलब उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट पैदा करती है। क्रिएटिविटी का मतलब यही होता है, इससे आपकी ब्रेन पावर काफ़ी बढ़ती है, इनहेंस होती है, कॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, जिससे वहाँ पे वर्क जो काम करने वाला अमला है वो ज़्यादा स्किल्स उसमें आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। डेलीगेशन, इट रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा भी काफ़ी सेफ्टी की जो चेकलिस्ट है उनके अगर आप 6-7 पॉइंट्स भी अच्छी तरह याद कर लेते हैं ना, तो भी आपके लिए इनफ है, आप इंटरव्यू में पास हो सकते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग कंप्लायंस। ठीक है, अगर कुछ वहाँ पे जो है गलत हो रहा हो, ठीक है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, वी मे हैव चेकलिस्ट दैट कैन बी वैल्यूएबल। If there is an investigation over a potential compliance issue or audit, we may have documents for showing what safety hazards have been inspected. यहाँ से ये हमें पता चलता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेफ्टी को इम्प्रूव करता है, पता चल जाता है कि जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स की जो है वो निगरानी में हो रहा है, जो प्रॉपर सूटेबल है। रैंडम थॉट्स। ठीक है, रैंडम थॉट्स मतलब ये है कि बंदों को जो है वहाँ पे काम करने वाले हैं, मतलब वहाँ पे उनको ऑब्जर्वेशन का पता चल जाता है, इंस्ट्रक्शंस का उनको पता चल जाता है। एक्सलेंस। चेकलिस्ट जो होती हैं ये एक्सलेंस होती हैं, ठीक है, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती हैं, प्रमोट करती हैं किसको, सेफ्टी को इंक्रीज करती हैं, वर्कर की इन्वॉल्वमेंट को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ जाते हैं, पूछ रहा है एक्सप्लेनिंग टू द कंट्रैक्टर द ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय टू वर्कर्स। ये क्वेश्चन आप देखें, मैंने बताया था ये ILO का क्वेश्चन है, काइंडली इसको ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। ये जो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो कंपनी जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो एम्प्लॉयर है, मैनेजर है, उसने कौन कौन सी ILO की रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो हमें पता चलता है ILO का जो आर्टिकल रिकमेंडेशन 164 है, उसका जो आर्टिकल 10 है, उसकी खिलाफ वर्जी इसने की है। ठीक है। हम बताते हैं कि सेफ वर्क, सबसे पहले हम बताते हैं सेफ वर्क प्लेस। अब ILO का आर्टिकल 10 जो है और R16 ये हमें ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो प्रॉपर वर्क प्लेस जो है वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करें, प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोवाइड करें। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयर है उसने लाइटनिंग वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जब वो सुपरवाइज़र या जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र विजिट करता है कंट्रैक्टर, तो हम तो देखते हैं वहाँ पे जो लाइटनिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की गई थी। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है वो टिमटिमा रही थी, ऊपर लटक रही थी, लेकिन उसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब किसी ने चेंज ही नहीं की। वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं था, कोई ऐसा जो इस लाइटनिंग को इम्प्रूव करे। ठीक है, ये भी हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट जो है वो इस चीज़ को इग्नोर कर रही है। ठीक है। एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग। अब ILO का आर्टिकल 10 जो है वो रिकमेंडेशन R16 वो ये भी कहता है कि आप जो है वो ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करें। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने कोई भी कंट्रैक्टर को इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की। प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है ना, मतलब कोई भी बंदा साइट पे नया आता है उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये सारा काम उलट है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगी, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देगी, कोई कम्युनिकेशन नहीं वहाँ पे प्रोवाइड की गई। सुपरविजन। ILO का आर्टिकल जो है 10 है, आगे कहता है कि सुपरविजन जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड किए जाने चाहिए। हम देख सकते हैं कि इसको भी वहाँ पे प्रॉपर सुपरवाइजर मौजूद थे, लेकिन वो सुपरवाइज नहीं कर रहे थे जब मेंटेनेंस का काम करने के लिए कंट्रैक्टर जो है वो एरिया के अंदर जो है वो गया। प्रोविजन ऑफ PPP, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ILO का इस आर्टिकल 10 ये भी इम्प्रूव वहाँ पे नहीं किया गया। वहाँ पे जो सुपरवाइजर अगर उसको प्रॉपर ग्लव्स दिए गए होते, सेफ्टी साइंस वहाँ पे या सेफ्टी इक्विपमेंट होते, तो वो जख्मी ना होता, इंजर्ड ना होता। एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है, ILO ये कहता है कि जो आप नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, जो हार्स हैं, उनको इम्प्रूव करें। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो परमिट टू वर्क सिस्टम जो है वहाँ पे था, और एक जो परमिट इशूअर है वहाँ पे उस पर 75 मतलब 75 वो परमिट जो है वो एक ही दिन में इशू किया करता था। एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा बर्डन है, मतलब कि एक्सेसिव वर्क होता है, बर्डन ऑफ वर्क। ठीक है, इसको हम वायलेंस एट वर्क भी कह सकते हैं, प्रेशर ऑफ वर्क। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए पे काम करते वक्त, इससे काफ़ी गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मतलब वहाँ पे सेफ्टी और हेल्थ जो है प्रॉपर वर्क टाइम नहीं था। ठीक है। मेंटल फटीग, मतलब ILO ये भी डिफाइन कर जो कहता है अबव आर्टिकल आल्सो डिफाइंस दैट एम्प्लॉयर मस्ट टेक कंट्रोल मेजर्स ऑफ एलिमिनेट फिजिकल एंड मेंटल फटीग। आप देखें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सुपरवाइजर ना वो प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, जो परमिट इशूअर है वो 75 जो है वो परमिट हैंडल करता है एक ही दिन में, एक सिंगल डे में।
तो वो काफ़ी स्ट्रेस में नज़र आ रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है सिनेरियो में कि स्ट्रेस में है। तो यहाँ पे ये भी जो है मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह के काम ना करे, ठीक है? ये भी तोड़ा गया है। सेफ अप टू डेट, ठीक है? स्टे अप टू डेट। The above article also states that employer must remain up to date in order to comply with above discussed points। ठीक है, वहाँ पे देखते हैं कि हम आपको पे कोई अपडेट सिस्टम मौजूद नहीं था, ठीक है? कोई जो प्रोसीजर है वो टाइम पे नहीं किया जा रहा था, ठीक है? आगे ये जो है एसोसिएटेड कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे प्रोवाइड होने चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर जो है परमिट इशू हो चुका है, तो वहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि जो प्रॉपर कंट्रोल मेजर दिए गए हैं ना, मेंटेनेंस का काम सेफली हो जो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। अब आता है मैनेजमेंट फेलियर्स। अब मैनेजमेंट फेलियर देख सकते हैं वहाँ पे, मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है एडिक्वेट सुपरविजन वहाँ पे प्रोवाइड नहीं थी। प्रेजेंस ऑफ ब्लेम कल्चर, ब्लेम वहाँ पे कल्चर था, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी हो रही थी, ठीक है? चेक एंड बैलेंस इन पीटी, वहाँ पे पीटी जो परमिट टू वर्क सिस्टम था वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया गया था कंपनी की वजह से। 75 परमिट जो ऊपर मैंने को पॉइंट्स बताए यहाँ पे सेम बनते हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे मौजूद नहीं थी। जब कंट्रैक्टर को कहा जाता है कि अपने रिस्क असेसमेंट दिखाओ, सुपरवाइजर को कहता है कि अपने रिस्क असेसमेंट मेथड ऑफ स्टेटमेंट दिखाओ, ठीक है? मेथड ऑफ सिस्टम दिखाओ, तो वो क्या करता है कि वो कंट्रैक्टर कहता है कि मैं वो भूल गया हूँ, मैं लाया नहीं हूँ। तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी ज़्यादा ये इग्नोरेंस वहाँ पे हो रही है, ठीक है? सुपरविजन नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, प्रॉपर लोटो सिस्टम मौजूद है लेकिन उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया गया। वहाँ पे लिखा है नेग्लिजेंस ऑफ परमिट श्योर है, यूजेज ऑफ सिग्नेच, ये एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। मैकेनिक वाज नॉट आइसोलेटेड, ठीक है? मैकेनिक जो मशीन है उसको आइसोलेट नहीं किया गया, कोई उसको गार्ड चिल नहीं प्रोवाइड किए गए, पीपीस वार नॉट वहाँ पे दिए गए। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, मतलब वहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी हेल्थ एंड सेफ्टी में। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं बता रहा हूँ मैनेजमेंट फेलियर्स में। नो इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं, परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है? सिनेरियो से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो पूछ रहा है जो परमिट टू वर्क सिस्टम है इसकी क्या सूरत हाल थी, इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की अरेंजमेंट की गई है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ये हम जा रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो हम जो जिक्र कर रहा है, ठीक है, कि बताएं हमें, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं कि सिनेरियो से हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है मेंटेनेंस जो है वो जो परमिट टू वर्क सिस्टम है एज अ फॉर्मेलिटी वहाँ पे यूज़ किया गया। परमिट टू वर्क जो है एज अ फॉर्मेलिटी यूज़ किया गया यहाँ पे, ठीक है? और इसके अलावा वहाँ पे ये हम देखते हैं कि जो है ड्यूरेशन है तकरीबन जो है इनवैलिड ड्यूरेशन है वहाँ पे, ठीक है? तकरीबन बहुत ज़्यादा काम वहाँ पे हो रहा है, ठीक है? मतलब स्ट्रेसिव इन्वायरमेंट है, ठीक है? परमिट वर्क इशू जो है वहाँ पे देख सकते हैं उसका 10 ईयर का एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी वो उस पर प्रेशर है। कंट्रोल रिक्वायर्ड, मतलब कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे जो है वो परमिट इशू कंट्रोल में बट नहीं प्रोवाइड किए गए, ठीक है? आइसोलेशन वहाँ पे मौजूद नहीं थी, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे प्रॉपर मौजूद नहीं थी। रिसीव्ड इन द सिनेरियो कंट्रैक्टर्स हु टुक द परमिट इज ट्रेन इन रिस्पॉन्सिव, मतलब वहाँ पे जो परमिट था, रिसीवर था, परमिट इशूर था, वो काफ़ी जो है एक्सपीरियंस था, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, लेकिन ये वहाँ पे क्लियर नहीं कर रहा था। क्लियरनेस, एरिया मस्ट बी क्लियर इफ वर्क हैव डन बट इन सिनेरियो वो एक्सीडेंट हैपन, कंट्रैक्टर लेफ्ट दैट एरिया एंड डिड नॉट मेक क्लियरेंस, वहाँ पे कोई क्लियरेंस वगैरह मौजूद नहीं थी, ठीक है? तो इसके मैं शॉर्ट पॉइंट्स आपको लिख कर जो है वो दे दूंगा व्हाट्सएप पे, आप देख सकते हैं, ठीक है? कॉस्ट ऑफ इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स, ठीक है? ये अब आ रहा है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल और लीगली चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है? अगर ऑर्गेनाइजेशन होता है इन शॉर्ट डायरेक्ट इन शॉर्ट, देखें इन शॉर्ट कॉस्ट वो होती हैं जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर फॉर एग्जांपल कोई वर्कर ज़ख्मी हो जाता है तो इस पे कितने पैसे लगेंगे, कितना प्राइस, मतलब कितनी इसकी इस पे खर्चा आएगा, एक्सपेंसेस, ठीक है? अनइंश्योर्ड कॉस्ट वो होती हैं जिसका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, ठीक है? फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, अब पता ही नहीं कितना नुकसान हो चुका है, ठीक है? कंपनी का नाम कितना बदनाम होगा, कितनी वहाँ पे अमवात हो चुकी हैं, डेथ हो चुकी है, अनश्योर्ड कॉस्ट होती हैं, मतलब जिसका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। वहाँ पे देख सकते हैं हम डैमेज मशीनरी जो है इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, वहाँ पे कितनी मशीनरी है, ये इंश्योर्ड कॉस्ट है। इंजर्ड कंट्रैक्टर लीगल क्लेम, ठीक है? लीगल क्लेम का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंश्योरेंस का, फर्स्ट एड का भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे फिर अनइंश्योर्ड कॉस्ट में न्यू कंट्रैक्टर फाइंड करना, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना, नहीं पता होता कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में कितना पैसा लगेगा, न्यू वर्कर्स वहाँ पे हायर करना, लॉस ऑफ प्रोडक्शन टाइम, स्टाफ मोराल, इंडस्ट्रियल रेपुटेशन ख़राब होती है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है? वर्कर्स की सिक पे लीव, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे आगे जाती हैं, ठीक है? आगे आते हैं इंडिकेटर्स ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर, ये एक बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, समझ लें जो मैंने ऊपर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं यहीं पे सारी एक्सप्लेन होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है,
यहाँ पे हेल्थ और सेफ्टी कल्चर को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया। आपको मैंने सारे ऊपर पॉइंट्स बता दिए, अब इनके शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ये आप अगले अब IG1 बुक या RRC बुक देखेंगे, प्लान डू चेक एक्ट वहाँ पे लगते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग। ये वहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा, जब आप वो निबोश आपसे पूछेगा ना, तो इस क्वेश्चन को आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका आपको स्क्रीन शॉट लेके आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। कंट्रैक्टर मैनेजमेंट, कंट्रैक्टर मैनेजमेंट का इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जो भी कंट्रैक्टर आप हायर करते हैं उसकी आप सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, रिस्क असेसमेंट चेक करें, क्या वो वाकई अथोराइज्ड है। लेकिन यहाँ पे उसके पास रिस्क असेसमेंट मौजूद नहीं थे, वो भूल आया था कर, ठीक है। कंट्रैक्टर पॉलिसीज चेक करनी चाहिए, उसकी कंट्रोल मेजर्स उसके चेक करने चाहिए, मॉनिटरिंग उसकी किस तरह की है, प्रॉपर सिग्नेचर वगैरह, ठीक है। ट्रेनिंग रेगुलेमेंटेशन, अच्छा आप इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सी ट्रेनिंग रिकमेंड करेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले रेकमेंड करूँगा इंडक्शन ट्रेनिंग, उसको रेकमेंड करूँगा, ठीक है। आप इंग्लिश में उर्दू में भी अपने जो इंटरव्यू दे सकते हैं। मशीन मेंटेनेंस में ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा, BSA ट्रेनिंग करूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ PTO फर्स्ट एड ट्रेनिंग रिकमेंड करूँगा, इन्वेस्टिगेशन, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन ट्रेनिंग, रिपोर्टिंग ट्रेनिंग, लॉग और टैग आउट ट्रेनिंग, PTO इशू, मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं। ये मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा, ठीक है। तो अपना इंटरव्यू अच्छा क्लियर करें, इंटरव्यू अच्छा नहीं होता तो यकीन करें आप बैन हो सकते हैं, ठीक है, आपका एग्ज़ाम कैंसल हो सकता है। तो काइंडली फिर उसका पेपर भी बेकार है, जो उसने इतनी मेहनत से किया है, ये करवाया है। रिपोर्ट भी इसकी बेकार हो जाती है। फिर इल्ज़ाम ये नहीं लगाना कि सर आपका पेपर हमने आपसे अटेम्प्ट करवाया तो हम फेल हो गए। ये स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो रट्टा लगाए, जिस तरह भी करे। अब देखें कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, वो पास हो गए, जिन्होंने पेपर डन बेस पे मुझसे करवाया। सबका माशाल्लाह पास हुआ है। लेकिन ये है कि जो इंटरव्यू अच्छा नहीं देते, ये स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी है, वो इंटरव्यू खुद अच्छा दे।